लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत वर्चुअल राउंड टेबल। स्वागत है आप सबका टीवी 9 भारतवर्ष और एसएपी के इस खास इनिशिएटिव में। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। टीवी 9 भारतवर्ष और एसएपी की एक नई पहल, लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत वर्चुअल राउंड टेबल। बिजनेस के बदलते डायनेमिक्स के बीच खुद को बदलते रहना जरूरी है, क्योंकि आज हमें सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों के साथ मुकाबला करके खुद को साबित करना है। और इसीलिए हमें कुछ ऐसे लीडरशिप लेसन्स सीखने की जरूरत है जिससे नई चुनौतियों का सामना करने की टिप्स के साथ सक्सेस मंत्रा भी मिले। लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत एक ऐसा मंच है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस लीडर्स और मेंटोर्स से जिन्होंने कठिन बाधाओं को पार कर अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने ने एसएमई सेक्टर को फोकस में ला दिया है। एसएमईज जितने इनोवेटिव और रिजिलिएंट होंगे, उतनी जल्दी हम करंट क्राइसिस से पार पा सकेंगे। तो क्या है वो मंत्रा, क्या कुछ करना होगा, किन जगहों पे हमको फाइन ट्यून करने की जरूरत है, हम बात करेंगे अपने खास मेहमानों से। उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हेमंत कनोरिया साहब जुड़ रहे हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर SREI, जिसको वो श्रेय प्रोनाउंस करते हैं। श्रेय एक दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी है। हेमंत कनोरिया साहब के डायनेमिक और इनोवेटिव आइडियाज से कंपनी को लोकल से ग्लोबल बनने में मदद मिली है, और किसी भी देश की तरक्की में वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा हाथ होता है। यही देखकर बाहर वाली कंपनियां भी आपके देश में इन्वेस्ट करने आती हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को, आधारभूत संरचना को मजबूती देने में श्रेय लगा हुआ है। श्रेय का हिंदी तर्जुमा अगर आप करें तो क्रेडिट होता है। ये क्रेडिट देने का काम न सिर्फ फाइनेंशियली करते हैं बल्कि क्रेडिट देने का काम का श्रेय देने का काम भी करते हैं। बहुत स्वागत है सर। अभिषेक सोमानी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर सोमानी सिरेमिक्स। सोमानी सिरेमिक्स अपने क्वालिटी प्रोडक्ट से दुनिया भर के लाखों कस्टमर्स के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। कंपनी की कामयाबी का क्रेडिट अभिषेक सोमानी जी को जाता है, जो मुश्किल हालातों में भी डटे रहे और अपनी काबिलियत से सोमानी सिरेमिक्स को घर घर में पहचान दिलाई। असल में वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। स्थिति तो यह है कि जहां मैं खड़ा हुआ हूं, मुमकिन है वहां नीचे जो टाइल है वो भी सोमानी की ही हो। तो आप समझिए इनकी अहमियत। और नीरज मुंद्रा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, CFO विलोवुड केमिकल्स। इनकी कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन, फसलों को सुरक्षित करने के लिए केमिकल्स को बनाते हैं। इसके ग्लोबल प्रोड्यूसर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। एग्रोकेमिकल्स में विलोवुड को एक भरोसेमंद नाम बनाने में नीरज मुंद्रा जी का बहुत बड़ा योगदान है। नीरज सर, स्वागत है आपका। परमिंदर जीत कौर हमारे साथ जुड़ रही हैं, डायरेक्टर हैं ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एसोचैम की। ये ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, इंडस्ट्री की नब्ज को बहुत अच्छे से समझती हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने में एसोचैम क्या कर रहा है, खास तौर से आज की बातचीत में हमारा फोकस जब इनसे हम बात करेंगे तो वो होगा। बहुत स्वागत है आपका मैम। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं परवेश घई साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं नॉर्थ ईस्ट एंड बांग्लादेश SAP, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी वो संभाल रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले तो यही हम समझें कि कोरोना क्राइसिस से उबरने के लिए और न्यू नॉर्मल को अडॉप्ट करने के लिए बिजनेस हाउसेस और एंटरप्रेन्योर्स ने किस तरह खुद को रीडिफाइन किया, रीडिजाइन किया और डिजिटाइजेशन को अडॉप्ट किया। कैसे आत्मनिर्भरता को हम साकार कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हेमंत कनोरिया जी से ही मैं बातचीत करता हूं। सर, ये जो हम बातें कर रहे हैं, एक, इसमें से कितनी इंप्लीमेंटेबल हैं, दो, ये कितनी देर लगेगी हमको अडॉप्ट करने में, क्योंकि चेंजेस को लेकर बहुत खुले दिल से और बहुत स्वीकार्यता के साथ रेडिली हम अग्री नहीं करते हैं। तो ये कितने दिनों की बात आपको दिखाई दे रही है और इसके बाद हमारी राह कितनी आसान होगी? देखिए, ये तो बहुत ही जल्दी हो गया है। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना समय इतना जल्दी कर लेंगे। कि ये वायरस के कारण से क्या हुआ, पीपल वर फोर्स्ड, जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण से सब वर्चुअल में चले गए। सब जितने भी लोग हैं घर से ऑपरेट करने लग गए, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो इसी के लिए वो चाहें या ना चाहें, इसमें उनको अपने आप ही फिट होना पड़ा। और जो जल्दी कर लिए उनके लिए आसानी रहा, जो जल्दी नहीं किए, 8-9 महीना से ये चल रहा है, तो इसी के कारण से उसमें सब सेटल कर गए। और ये भी दिखाता है कि किस तरह से मनुष्य रेजिलिएंट है। कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें से वो सोल्यूशन निकाल सकता है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो कि ये वर्क फ्रॉम एनीवेयर, पहले वर्क फ्रॉम होम हुआ,
वर्क फ्रॉम ऑफिस से अब वर्क फ्रॉम एनीवेयर का कॉन्सेप्ट हो गया कि लोग इसको अडॉप्ट कर लिए कि कोई कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है। आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से ऑपरेट नहीं करना चाहते, कहीं बाहर में कैफे शॉप में बैठकर ऑपरेट करना चाहते हैं, पेड़ के नीचे बैठकर ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर है आप कहाँ से ऑपरेट करना चाहते हैं। आपको अपना काम करना पड़ेगा। और कितने बिजनेसेस हैं स्पेशली सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस में तो बहुत ही जल्दी ये अडॉप्ट हो गया। हम आपको अपने फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर जो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, लोग वगैरह घर से ऑपरेट करना शुरू कर दिए फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, क्योंकि कस्टमर से इंटरेक्शन करना है तो अपने फोन में कस्टमर से इंटरेक्शन किए। जहां पर उनके अकाउंट्स वगैरह को मैनेज करना है, कंप्यूटर लिंक उनको मिल गया अपने घर से ऑपरेट करने के लिए, तो बहुत ही ईजिली उसको अडॉप्ट कर लिया। जहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, जहां फिजिकली लोग को प्रेजेंट होना पड़ता है, वहां कुछ समय लगा। धीरे धीरे करके लोग उसमें भी फिट हुए हैं। अभी भी उसमें कुछ समय लग रहा है, वहां पर अभी भी डिसरप्शन है। उस डिसरप्शन में कुछ कुछ समय और लगेगा, वो इतना जल्दी नहीं होने वाला है। तो इसी के कारण से उसमें भी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं कि कहाँ मैकेनाइजेशन वगैरह ला सकते हैं, कितना कंप्यूटराइजेशन वगैरह और टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस राइट। करके उसको यूज करके इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो हमें लगता है कि ये सब देखते हुए एफिशिएंसी जो है वो बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। और जिस तरह से लोग के पास समय भी ज्यादा हो गया है, पहले तो कम्यूट करना पड़ता, अब जैसे कि हम ही देखते हैं कि हमें 20 से 25 दिन महीना में ट्रैवल करना पड़ता, तो उसके कारण से बहुत समय व्यतीत हो जाता। अब देखते हैं कि ट्रैवल ही नहीं करना पड़ता है, तो इसी के लिए एफिशिएंसी इंप्रूव हो गया है और समय मिलता है सोचने के लिए, और समय मिलता है कि बहुत कुछ और करने के लिए, नहीं तो खाली काम में ही लगे रहते थे। तो राइट। इसी के कारण से हमें लगता है कि कोई भी एडवर्सिटी है उसमें हमेशा ही एक अपॉर्चुनिटी रहता है, और उससे जो लाइफ को रीजिक करके उसको अच्छे ट्रैक पर लाया जा सकता है यदि पॉजिटिव वे में चीज को देखा जाए। कमाल की बात। अब ये जरा मैं परवेश जी से भी समझना चाहूंगा। परवेश साहब, ये समझाइए हमको, खासतौर से ये एशियन सब कॉन्टिनेंट की मेंटेलिटी कहलाती है, ये चेंजेस को लेकर बहुत वेलकमिंग नहीं होते हैं, रेजिस्ट करते हैं। क्या कोविड दुश्वारी तो लेकर आया, लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो गया क्या? बिल्कुल। अगर आप देखें तो जैसे ही कोविड सिचुएशन स्टार्ट हुआ मिड मार्च से, आई थिंक जैसे कि मिस्टर कनोरिया ने कहा, सबसे बड़ा चैलेंज बिजनेसेस इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले तो ये था कि हाउ डू दे इंश्योर कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं दे आर इन ए पोजीशन टू बी एबल टू हैव बिजनेस कंटिन्यूटी, राइट? एंड आई थिंक व्हाट वी सॉ वाज ए अमेजिंग रिस्पांस फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, स्मॉल, मिड साइज, लार्ज, एज वेल एज इंडस्ट्री, कि ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना पूरा टेक्नोलॉजी लैंडस्केप इस तरह से सेटअप किया कि उनके एम्प्लॉयज इस पोजीशन में थे कि वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में दे वर इन ए पोजीशन टू बी एबल टू वर्क फ्रॉम होम एज वेल एज प्रोवाइड कंटिन्यूटी एंड सपोर्ट टू द बिजनेस. I think what we have seen is that whenever organizations have difficult situations, they come out with very nice innovative solutions and adopt to those difficult situations in a short span of time, right? And technology has been, or digitization has been, the foundation or the key backbone for this, right? एक दो एग्जांपल्स देता हूं. अगर आप देखिए रिटेल सेगमेंट में, इवन आफ्टर लॉकडाउन रिलीज होने के बाद भी वी रियलाइज दैट फुटफॉल्स बहुत लो थे and customers were still hesitant to go out in the stores and do shopping, right, in a way that they were doing it in a pre-COVID kind of environment. What we started seeing was retailers ने एकदम अपना पूरा business model, you know, physical से what we call it as digital की तरफ adopt किया, and they started operating on to what we call it as a phygital model, which is a mix of physical plus digital. उन्होंने customers को options दी e-commerce platform के through, so that customers could buy online, could get the products delivered, you know, at their homes, at the convenience, in a touchless way. And I think the whole e-commerce platform took off in a big way, helping retailers to be able to convert a lot of those customer demand जो store में आता था, moving from store or a physical to a digital kind of platform. So that is a great example of retail companies ने कैसे एक तरह से transform किया technology leverage करके. एक second example अगर मैं दूंगा तो typically अगर आप देखो textiles companies, large chunk of these companies India में they exports to the global retailers जी. and COVID के टाइम के बाद उनके डिमांड पे there was a significant impact. very quickly companies ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया from
making those garments and apparels, जी. they started actually producing those PPE kits, right? Right. So now ना कि उन्होंने इंडिया के frontline workers को support किया PPE kits supply करके, Right. they also became some of the large global suppliers for these PPE kits, you know, leveraging technology to be able to connect with some of the large global companies. So अभी हमने क्या देखा in last 6 months? umpty number of examples across industries where companies ने technology use करके अपना पूरा एम्प्लॉय और कस्टमर एंगेजमेंट्स को ट्रांसफॉर्म किया है, as well as ensured that there is a business continuity. So these are really good examples that we have seen in last 6 months. अब वो कंपनीज जिनके बारे में ये समझा जाता था कि ये तो ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस में हैं और इनके लिए असल में डिजिटाइजेशन जो है वो लेवल नेक्स्ट है, इसमें खासतौर से अभिषेक सोमानी जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। अभिषेक सोमानी साहब, जरा ये समझाइए, क्योंकि आप जिस तरह के बिजनेस में हैं वो उसी अब ब्रिक एंड मोर्टार का ही हिस्सा है वो। आप क्या मानते हैं, ये डिजिटाइजेशन, अपने यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको स्किलफुल बनाना, ये आज हर एक बिजनेस के लिए उसी तरह मैंडेटरी है या अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग तरीके से इसका प्रेफरेंस है? डिजिटाइजेशन हमारे सेक्टर में एक हद तक ही हो सकता है। अगर मैं बात करूं, जैसे कनौरे जी ने बोला कि आज हम ऑफिस से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर है, वो तो आई थिंक एक तरह से कोविड ने फोर्स कर दिया है और उससे एफिशिएंसी बढ़ी है। बट मैं अगर कस्टमर की बात करूं तो आज के दिन टाइल खरीदने वाला कस्टमर, उसको जब तक लुक एंड फील नहीं मिलता है तब तक वो एक डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है। उस कारण से दुकान पे जाना तो बहुत जरूरी है या सैंपल मंगवाना जरूरी है, आइदर और। बट हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतनी भारी हैं, इतनी बड़ी रेंज है कि काफी हद तक दुकान पे जाना ही ज्यादा वाजिब है। ठीक कह रहे हैं। बट डिजिटाइजेशन ने जो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो किया है कि हमने भी एक डिजिटाइजेशन को अलग तरीके से देखा है। हमारी वेबसाइट्स जो पहले टाइल्स को दिखाती थी उनको हमने रिवैम्प किया है। अब इट इज ऑलमोस्ट एज क्लोज एज पॉसिबल टू द रियल कलर्स। प्लस हमने और वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेशन, वर्चुअल ऑगमेंटेशन, ये सब डाला है वेबसाइट्स पे। बट जो टच एंड फील है उसको हम अभी तक डिजिटल पे नहीं ला चुके हैं। Great. और आई डोंट थिंक अभी कोई टेक्नोलॉजी है उसको लाने की। बट ये जरूर है कि कस्टमर जो 3-4 घंटे दुकान पे बिताता था उसका टाइम आज के दिन आधा हो गया है। तो रिसर्च आज के दिन वो हमारी पोर्टल्स पे या वेब पे कर सकता है, सो दैट उसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो उतना क्विकर और फास्टर हो जाता है व्हेन ही गोज टू द शॉप। और वो इसलिए भी जरूरी है, उसके माइंड में भी डर बैठा हुआ है कि आज मैं जाऊं तो जितनी जल्दी डिसीजन लेके वहां से निकलूं दुकान से, अपने आप को एक्सपोज ना करूं, तो वो एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और दूसरा जो रिटेलर को बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि आज का जो कस्टमर है वो 10 जगह खोजने ही नहीं जाता है, वो 10 जगह की खोज वो डिजिटल पे कर लेता है, फिर वो डिसीजन बना के जाता है, मैक्सिमम 1 या 2 स्टोर में जाके खरीद के अपना परचेज डिसीजन करके वापस आ जाता है। तो ये मेरे जैसे हमारे रिटेलर से बात होती है, बोले साहब पहले फॉर एग्जांपल 100 लोग आते थे, 30% हमारी कन्वर्जन रेट थी, आज 100 के 50 लोग ही आ रहे हैं, बट नियर 100% हमारी कन्वर्जन रेट है। क्योंकि वो मन बना के आता है, अपना रिसर्च करके आता है, मन बना के आता है प्राइस के प्रति, मन बना के आता है कलर और प्रेफरेंस के प्रति, तो उतना उसका जॉब उतना ईजियर हो जाता है। और स्किलिंग की जहां तक बात है, आई थिंक ये तो जिस तरह से अभी और चलेगा, जिस तरह से लग रहा है कि ये न्यू नॉर्मल विल कंटिन्यू, तो और मेरे हिसाब से इट्स अ वेलकम चेंज। तो आगे काफी सारी और टेक्नोलॉजीज आएंगी जिसको हमको अडेप्ट करना होगा, और हर चीज के लिए आगे स्किलिंग तो जरूरी है। स्किलिंग ज़रूरी है और ख़ुद को नई चीज़ों के लिए अडॉप्ट करने लायक बनाए रखना और उस पर अडेप्ट कर लेना खुद को, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन अब परवेश जी के साथ एक बात मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो बात अभी सोमानी साहब ने कही, ये न्यू नॉर्मल, अभी हम ये भी सुन रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन आने ही वाली है और इसको लेकर हम देख रहे हैं मार्केट में भी सर्ज है, चारों तरफ एक इंथ्यूजियाज्म है। आप देख रहे हैं ये जो ट्रेंड हमने देखा डिजिटाइजेशन का, नई स्किल्स को अडॉप्ट करने का, दिस इज अ ट्रेंड विच इज देयर टू स्टे, या आपको लगता है इसमें कुछ एक चीजें रिवर्सिबल भी हैं? डिजिटाइजेशन ऐसे जर्नी स्टार्टेड मेनी इयर्स बैक, राइट? सो डिजिटाइजेशन की जो जर्नी है वो नई जर्नी नहीं है, बट व्हाट पेंडेमिक हैज डन इज एक्चुअली it has created an environment where organizations technology को accelerated pace पे adopt करके they are trying to make use of technology in this current environment so that there is little business disruption and there is a business continuity or rather growth, right? I think we believe
अक्रॉस द बोर्ड पेंडेमिक के बाद नए नॉर्मल में जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है, राइट, कस्टमर्स, organizations will continue to operate as they have adopted during the pandemic phases. For example, we hear that large number of organizations continue to plan to have a mix of their workforce operating from home, right? Even in those scenarios where in a pre-COVID kind of environment, all the workforce was operating from the field or coming to their offices. Post this pandemic, I think that mix will change across the board for all the organizations across different industries. So that's one example. Technology adoption is going to be really, really accelerating the pace, because I think organizations are realizing that बिना technology के, they will not be in a position to be able to connect better with the customer, have better reach, and being able to transform the experience to be able to grow and scale their revenue, right? Because customers की, consumers की habits change होंगी. The word will look very, very different word. जैसे अभी हमने Mr. Somani से सुना, customers will start exploring more and more to learn and understand and know about the product through the digital platforms. Right. They may still adopt a phygital kind of approach. So we strongly believe, even after the life has become normal in a post-COVID world, the pace of acceleration and digitization will continue to rapidly accelerate, which will help organizations to become much more productive and improve the customer experience. ग्रेट इनसाइट. अब जरा इस पर यह भी समझ लें नीरज मुंद्रा साहब से. नीरज मुंद्रा साहब, ये अब न सिर्फ आपको कस्टमर्स को अप्रोच करने में आसानी है, आपको अपनी रीच को वाइडन करने में भी जाहिर है ये सुविधा मिलती है डिजिटाइज करके खुद को. लेकिन इसको आप, जब आत्मनिर्भरता की बात कही जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ एक कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना रहा जाए सप्लाई चेन के मामले में, तो आपको यह लगता है क्या कि अब ग्लोबल होने में और ग्लोबली कॉम्पीट करने में जो पुश और पुल चाहिए भारतीय कंपनियों को, वो मिल रहा है क्या? तो अगर अपने बात करें, जैसे मैंने अभिषेक जी को सुना, हेमंत जी को सुना, हमारी इंडस्ट्री इज समथिंग डिफरेंट. जहाँ पे हमारे कस्टमर्स है वो फार्मर्स है. फार्मर्स के लिए डिजिटाइजेशन एक्सेप्ट करना उतना आसान नहीं है. हम लोग जिस तरह से डील करते हैं, वी आर हैविंग 8,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स. उसके बाद में वी आर डीलिंग विद 20 लाख फार्मर्स थ्रू आउट इंडिया. फार्मर्स के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट सच डिजिटाइजेशन. तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मुश्किल है. तो हमने पिछले 6 महीनों में हमारी जो टीम मेंबर्स हैं, उन लोगों ने लोगों के साथ फार्मर्स को व्हाट्सएप ग्रुप बना के उन लोगों को एसोसिएट करके उन लोगों को ट्रेनिंग देना, और हमारे जो फील्ड स्टाफ होते हैं जो फार्मर्स के साथ रूटीन इंटरेक्शन में रहते हैं, उनको डोजेस डिफाइन करके बताते हैं कि आपको कौन से पेस्ट के अटैक आने पे कौन सा पेस्ट यूज़ करना है. ये सब चीज़ों में हमारी टीम ने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए थे. हम लोगों के 1500 टीम मेंबर्स हैं जो बेसिकली फार्म्स लेवल पे फार्मर्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं. तो अभी इन फ्यूचर, जैसे परवेश जी ने बताया, तो नाउ वी हैव डिसाइडेड कि 70% लोग अभी ऑफिस से ही काम करेंगे जो वैसे लोग हैं, और वो थ्रू डिजिटल मीडिया लोगों को, फार्मर्स को कम्युनिकेट करेंगे कि आपको कैसे फ्यूचर में कैसे स्प्रे करना है, क्या करना है. 30% लोग ही ऐसे रहेंगे जो फील्ड में जाके फार्मर्स के साथ कम्युनिकेट करके और उनको वो करेंगे. जहाँ तक आप ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो AI प्रोक्योरमेंट है, बेसिकली दैट इज 100% डिपेंडेंट ऑन चाइना. So basically 80 to 90% of raw material is coming from China, where we are totally dependent on China. For that, government is planning कि हम लोग यहाँ पे कुछ नए प्लांट सेटअप करें, और विलोवुड एज ए कंपनी हम लोग भी अभी एक नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं इंडिया इटसेल्फ. तो ये एक मेजर चीज़ है कि जो अपनी डिपेंडेंसी है फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट साइड, फ्रॉम द सप्लाई पॉइंट ऑफ साइड, की जहाँ पे फार्मर्स जो एक विलेज से 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर रहता है, उसके लिए कम्युनिकेशन इन द एब्सेंस ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन, उस टाइम पे वहाँ पे जाके मटेरियल लेके आना और उन लोगों को मटेरियल पहुँचाना, ये सब काफ़ी चैलेंजेस है हम लोगों की इंडस्ट्री में. तो ये बेसिकली इसको एड्रेस करना हमारे लिए जरूरी है कि कैसे अपना डिपेंडेंसी हम एक कंट्री से हटा के और इसको इंडिया में सेंट्रिक करें. परमिंदर जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि इसमें इंडस्ट्री को पुश देने के लिए एसोचैम क्या कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइसिस का दौर है, और इसमें भी आपने आइडेंटिफाई किया क्या जो
जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें, उनके सामने क्या चैलेंजेस देख रही हैं आप? उनमें क्या फैक्टर्स हैं जो उनके अंदर उत्साह लेके आते हैं और उसको उनको उनके लिए एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव हो, इसको कैसे इंश्योर किया जा रहा है? देखिए, I'll answer it in this manner. The role of association has become very critical because their own businesses are going through multi-tier transformation in their own environment, whether it's within the organization or whether it's interaction with the external world. So, therefore, the responsible organization had to come forward, stand with the industry members to discuss the issue, be their voice and develop the standards which can be adopted across the board. Right. So actually क्या हो रहा है कि there are lakhs and lakhs of companies across length and breadth of our nation. तो सबके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के पास अपॉर्चुनिटी है, कुछ के पास नहीं है. तो इस चीज को, ये जो ब्रिजिंग ऑफ द गैप का काम होता है, ये एसोसिएशंस के लिए बहुत क्रिटिकल हो गया है ऐसे समय में कि वो आए और आगे बढ़ के और ये ब्रिजिंग का काम करें, ताकि जो चैनलाइज करके रिसोर्सेज हम सबकी एनर्जी कनेक्ट करके टेक्नोलॉजी एडाप्टेशन में मदद कर सकें. जहां तक महिलाओं का सवाल आता है और उन स्पेशली बहुत सारी महिलाएं एंटरप्रेन्योर जो स्मॉल बिजनेसेस में हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हाउ दे एक्युमुलेट द रिसोर्सेज फॉर देमसेल्फ, कि अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करें. और स्पेशली जो रिटेल या छोटे लेवल के उद्योगों से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है. इतना आसान नहीं है था उनके लिए जैसे लार्ज कॉर्पोरेट मेंबर्स ऑफ एसोचैम दे कुड इजीली अडॉप्ट. तो उसमें हमने एक दो चीजें करने की कोशिश की. हमने एक तो मेंटर मैच मेकिंग का कंसेप्ट निकाला, जिसमें जो महिलाएं या जो ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छा कर रहे हैं उनके साथ इन छोटे उद्योगी वाली जो महिलाएं हैं उनको जोड़ा, so that they get the inspiration from them, they get the learning from them and they can adapt that. Okay, ये ऐसा कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है, अगर ये संसाधन नहीं है तो ये इस चीज का उपयोग करके आप इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं. तो उनके लिए वो बिजनेस कंटिन्यूटी को प्रोवाइड करने के लिए जो हैंड होल्डिंग जरूरी थी, वो हमने उस चीज पे फोकस किया, बिकॉज वी न्यू कि अगर हम चाहें, और देखिए इंडिया का क्या स्ट्रेंथ है, आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज आवर लार्ज नंबर एंड आवर वाइब्रेंट नेचर. तो अगर हम उस चीज को ध्यान रखते हुए अपने एसएमई, एमएसएमई और वुमन एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करते हैं, सो दे आर नॉट जस्ट लाइक वी आर बीइंग द वॉइस ऑफ द लोकल, वी कैन इवन टेक देम ग्लोबली. So that's something which we try to focus on and we are really honored and privileged कि हमारे जो large industry members हैं उन्होंने इस चीज में हमारी बहुत हौसला अफजाई की और हमारी बहुत मदद की उन्होंने. So that's something we are still working on and I'm sure going forward that would be the way ahead to help all these small women, small entrepreneurs and especially women entrepreneurs. हेमंत कनोरिया साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में खास तौर से आपने मौजूदा दौर को कैसे देखा है? दूसरे, क्योंकि एक तो एसएमईज और एसएमईज में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करने वाले जो कंपनीज हैं, उनको जाहिर है वो न सिर्फ इकोनॉमी के लिए बल्कि रोजगार के हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. इस हिसाब से आपने क्या देखा? हमने कोविड वाला जो कह रहे हैं कि हमको एक लो देखना पड़ा है, वो बॉटम आउट हो गया क्या, या अभी दुश्वारी आगे अवेट कर रही है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि जो भी लोग काम कर रहे थे, काफी एसएमईज, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, तो उनको सभी को असुविधा हुआ. एक तो जो वर्कर्स थे वो लोग सब चले गए अपने अपने गांव, तो वहाँ से कुछ लोग वापस आ गए हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं आए हैं, ज्वाइन नहीं किए हैं. तो वहाँ तो बहुत ही डिसरप्शन हुआ है. उसमें समय लगेगा, सरकार के साथ वर्क करना पड़ता है उसमें, कि ना खाली सेंट्रल गवर्नमेंट बट सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे हैं NHI वगैरह के साथ तो करना ही पड़ता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स में भी रूरल रोड्स होते हैं, फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन का काम भी थोड़ा ठप पड़ गया था बीच में, तो उसके कारण से सब स्लो डाउन. तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह में, ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज वगैरह जहाँ पर बहुत ही सारे MSMEs हैं, हमारे ही 1 लाख क्लाइंट्स हैं जो कि MSMEs में हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स और कंस्ट्रक्शन कंपनीज वगैरह, छोटे छोटे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह. तो वहाँ पर जिस सेक्टर्स में हम लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली जो क्लाइंट्स हमारे हैं वो सभी बहुत इफेक्टेड हुए हैं. अब धीरे धीरे करके वो निकल रहे हैं, उन्हें कुछ समय लगेगा,
सरकार भी काफी अनाउंसमेंट्स वगैरह की हैं एमएसएमईज के लिए, बैंक्स वगैरह भी कुछ वर्किंग कर रहे हैं, और हमें लगता है कि कुछ समय तो लगेगा लेकिन वो लोग सब निकल जाएंगे। एक हो सकता है कि 6 महीना और लगे उसमें, बिकॉज ये सेक्टर्स ही काफी सिवियरली इफेक्टेड हैं, और गवर्नमेंट के पास भी आप देख ही रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी उतना फंड नहीं है, तो वो फंड्स नहीं रिलीज कर पाते हैं, और नहीं करने के कारण से एक थोड़ा विशियस साइकिल हो जाता है, जहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा नहीं मिलने पर वो काम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन जहां यदि सेंट्रल गवर्नमेंट्स वगैरह के लिए देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम वगैरह हैं एनएचआई वगैरह में काफी जोर शोर से चालू हो गया है, और उसमें और भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर भी काम सब चालू हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस सेक्टर में समय लगेगा थोड़ा, और एमएसएमई में जनरल में ही सरकार का अटेंशन उस पर है, और काफी स्कीम्स वगैरह अनाउंस किए हैं बैंक्स के थ्रू भी, डायरेक्टली भी। तो उन्हें भी पता है कि एमएसएमई कोई भी इकोनॉमी का एक बैकबोन है, और उनको सपोर्ट करना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट भी वो क्रिएट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी उससे प्रमोट होता है। तो हमें लगता है कि समय लगेगा लेकिन वो सही रास्ते पर आ जाएगा। यही कहलाता है ऑप्टिमिज्म, वक्त लगेगा। देखिए कि इसी को अगर कोई और होता तो यूं डिफाइन कर रहा होता कि देखिए अभी तो बहुत दुश्वारी का दौर है, देखिए पता नहीं कब वो दौर आता है फिर से। लेकिन इसी को देखने का दूसरा नजरिया ये है कि वक्त लग रहा है, लेकिन वो वक्त आएगा जब चीजें फिर से ठीक होंगी। लेकिन परमिंदर जी, ये चीजें ईजियर सेड देन डन या मुमकिन है और जल्दी मुमकिन है? आई थिंक आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहेंगे मुमकिन है। और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारे साथ, इंडस्ट्री लीडर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं में आप देख सकते हैं, उन्हीं के एग्जाम्पल देख सकते हैं। और स्पेशली जैसे हमने छोटे उद्योगों की बात की, जैसे टेक्सटाइल की बात की, हैंडीक्राफ्ट की बात की, आयुर्वेदा एक सेक्टर है जिसमें अब आज की डेट में हम बात कर सकते हैं कि द एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया फॉर इम्यूनिटी बूस्टर सोल्यूशन। आप आयुर्वेदा और योग की बात करें तो वो हमारे ही देश का एक इंडस्ट्री है जिसको हम ग्लोबली लेकर गए हैं, और उसको बहुत अच्छे तरीके से हम उसको ग्लोबली प्रोजेक्ट कर चुके हैं। सो द होल वर्ल्ड लुक फॉर योगा टू इंडिया। सो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ग्लोबली हम पहुंचे हैं। क्वालिटी हमको मेंटेन करके रखनी है, बिकॉज ऑब्वियसली उनके अपने मापदंड होते हैं, वो चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम यूएस और यूरोप में अगर कुछ चीज मूव करना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट सर्विस मूव करना चाहते हैं, तो उनके जो मापदंड हैं और उनके जो क्राइटेरियाज हैं उनको मीट करें। लेकिन यस, ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी उभर के आया है कोविड, जिसमें हम अपनी कुछ इंडस्ट्री, स्पेशली मेडिसिनल प्लांट एंड आयुर्वेदा से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, इनको हम प्रमोट कर पाएंगे अच्छे से वर्ल्ड के लिए। कोविड से निपटने के लिए जब ये बात सामने आई कि इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो आयुर्वेदा ने एक बार फिर से अपनी प्रासंगिकता साबित की है। अब भारत पर है, आयुर्वेद के संदर्भ में लगे हुए लोगों पर है कि वो इसको कितनी जल्दी, कितने ज़्यादा लोगों तक ले जाकर इसकी अपरिहार्यता को साबित कर सकते हैं। लेकिन मैं अब जाना चाहूँगा अभिषेक सोमानी साहब के पास एक बार फिर से। सोमानी साहब, कुछ एक सेक्टर्स लोग जब दुश्वारी के बाद वापसी की तरफ देख रहे होते हैं तो सबसे पहले बेयर एसेंशियल्स की तरफ देखते हैं। एक पिरामिड सा बनता है जिसमें उनको तय करना होता है कि सबसे पहले किन चीज़ों की खरीदारी करनी है, किन के बगैर काम चल सकता है, वगैरह वगैरह। तो अभी हम जब बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर होने की और तेजी से फिर से इकोनॉमी को पटरी में दौड़ाने की, तो इसमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसलिए कहते रहना है कि उत्साह बना रहे, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हैं? मैं सेरेमिक्स की बात कर सकता हूँ मेनली। तो कोविड के कारण दो तीन चीजें बहुत पॉजिटिव हुई है इंडस्ट्री के लिए। एक तो एक्सपोर्ट के प्रति बहुत ज्यादा फोकस आ गया है इंडिया का। आप जैसे आपने सुना होगा कि ब्राजील, अमेरिका, मेक्सिको, ऐसे काफी सारी कंट्रीज हैं, कोविड के बाद इन्होंने एंटी डंपिंग लगा दी है चाइना पे। राइट। तो इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का सेरेमिक्स में, और सेकंड मोस्ट कम्पिटिटिव प्रोड्यूसर है, तो काफी ट्रेडर्स अब इंडिया की तरफ अपना नजर घुमा रहे हैं। दूसरे जो ट्रेडर्स हैं जहां पे एंटी डंपिंग नहीं है, वो भी अपना बेट हेज करना चाह रहे हैं चाइना के प्रति। तो जो 100 यूनिट्स खरीदते थे चाइना से, अब 70 ही ले रहे हैं, 30 यूनिट इंडिया को या किसी और के भाग में आई है। तो उसके कारण एक्सपोर्ट के फोकस बहुत भयंकर बढ़ गया है। ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है इंडस्ट्री के लिए। और दूसरी, अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं तो यहाँ पे 3 अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं। एक तो गवर्नमेंट की सेल है, एक प्राइवेट बिल्डर की सेल है, और एक रिटेल सेल है।
राइट। तो जैसे कनोरे जी ने कहा कि एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट आ जाता है कहीं पे, तो प्राइवेट बिल्डर की जो सेल है वो बहुत बैडली इम्पैक्टेड है, बिकॉज वहां पे जो लेबर चली गई है और वापस नहीं आई है, और वो पर्टिकुलर पार्ट आई थिंक एनीवे द प्राइवेट बिल्डर्स अंडर प्रेशर, तो वो पार्ट वापस रिवाइव होने में टाइम लगेगा, मेरे हिसाब से 6 से 12 महीने लगेंगे। गवर्नमेंट वाला सेक्टर रिवाइव होने लग गया है, बट दूसरे एंड पे जो रिटेल सेक्टर है वो बहुत भयंकर रूप से रिवाइव किया है, और मेनली टियर 3, टियर 4, टियर 5 टाउन्स में रिवाइव किया है। और वो इसलिए किया है बिकॉज आज जो हम लोग घर पे इतना ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, तो होम इंप्रूवमेंट पे लोगों का ध्यान बहुत हद तक बढ़ गया है। तो उस कारण से हमारा जो रिटेल सेक्टर है वो, मैं ये कह सकता हूं कि प्री कोविड लेवल से भी ज्यादा पटरी पे ऑलरेडी आ चुका है। क्या बात, क्या बात है। ये तो बड़ी खुश करने वाली खबर है। ये खासतौर से सिरेमिक्स के बारे में बता रहे हैं अभिषेक सोमानी साहब, और ये हमारे लिए इनफैक्ट एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था, कम से कम मेरे लिए, कि हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से हैं। अब इस तरह में हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए जो ग्लोबल दरवाजे हैं वो कितने खुले हुए हैं और उसमें एंटर करने के लिए हम कितने तैयार हैं, और अगर बीच में कोई गैप है तो उस गैप को स्टॉप कैसे किया जा रहा है, ब्रिज कैसे किया जा रहा है, इसको समझने के लिए परवेश जी के पास चलता हूं मैं। परवेश जी, इस तरफ क्या चीजें आइडेंटिफाई की गई हैं, और अगर कहीं पे कोई नीड गैप है तो उसको कैसे प्लग किया जा रहा है? ऑर्गेनाइजेशन अभी क्या कर रही हैं, दे आर रियलाइजिंग कि जैसे मैंने आपको एक टेक्सटाइल्स का एग्जांपल दिया था कि कहां पे ग्लोबली डिमांड सप्लाई गैप है, एंड टेक्नोलॉजी यूज करके वो उस डिमांड सप्लाई गैप को एफिशिएंटली प्रायोरिटाइज करके वो कैसे ब्रिज कर सकते हैं, राइट? सो दीज आर द थिंग्स वेयर कंपनीज आर मेकिंग सिग्निफिकेंट एफर्ट एंड इन्वेस्टमेंट्स। आज की तारीख में अगर आप चाहे टेक्सटाइल्स कंपनीज लो, चाहे एसएमई सेगमेंट लो, what we are seeing is SMEs are trying to leverage technology to be able to improve their coverage, reach, presence in some parts of the country that they were not present at all, right? Whether these are some of these marketplaces examples, which is more into a B2C kind of context, plus also some of the B2B marketplaces. Like, let me give you an example. SAP has something called as a Ariba B2B network. What this does is, जो भी इंडिया की एसएमई कंपनीज हैं एज ए सप्लायर्स, दे कैन यूज दिस मार्केटप्लेस B2B प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद सम ऑफ द लार्ज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस टू स्टार्ट बिकमिंग सप्लायर्स टू देम, एंड हेंस improve their revenue, reach, presence using technology. So what we are seeing is, in these corona kind of impacted times, organizations are trying to find various innovative ways and means to be able to leverage technology to find ways to be able to increase their reach, presence, coverage, and address the market opportunity which is available to be able to transform their business. नीरज मुंद्रा साहब, आपने कहा ये बात सच है कि किसानों को अभी उस हिसाब से अभी काफ़ी टाइम लगेगा कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को और ओरिएंट कर पाएं, लेकिन एक बड़ी खुशगवार चीज़ भी मैंने देखी। जब मैं बिहार इलेक्शंस कवरेज के दौरान मैं हिंटरलैंड में गया तो मैंने ये देखा, वहाँ पे एक किसान मुझको ये कह रहा था कि देखिए हम आपको देखते हैं न्यूज़ में, और ये देखिए यहाँ पर हम देखते हैं। उसने TV9 भारतवर्ष खोला और उसमें अपने मोबाइल पे दिखाया कि देखिए हम यहाँ देख रहे हैं। तो अब तब्दीली बहुत हुई है, मतलब उनके अब शायद उनको और खुद को कैसे अडेप्ट करना है इसके लिए इसकी ज़रूरत है, लेकिन ओरिएंटेशन तो आ चुका है। क्या ये बात आप भी मानते हैं अभिषेक, नीरज मुंद्रा साहब? हाँ, नहीं, इस बात से मैं आपका एग्री करता हूँ। जियो ने इस फील्ड में बहुत बड़ा काम किया है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि ड्यूरिंग लॉकडाउन आवर सेल्स ग्रोथ इज क्वाइट 25%, वी हैव ग्रोन विद 25%। उसका एक रीज़न ये भी है कि हाँ, हम लोग जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, विच इज़ वेरी एसेंशियल सेक्टर। अगर आप देखेंगे कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारा अर्बन पॉपुलेशन जो है वो रूरल इंडिया में माइग्रेट किया है, और उन लोगों का फोकस एग्रीकल्चर पे बढ़ा है। तो टोटल एग्रीकल्चर का जो सोइंग अगर आप देखेंगे इस साल तो 15% बढ़ा है। तो जब सोइंग इतना बढ़ा है, लोगों का उस पर रुझान भी बढ़ा है, और हम लोग उन लोगों को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि आप फाइनली ये प्रोडक्ट कैसे यूज़ करोगे, तो ऑब्वियसली आज की डेट में व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और काफ़ी सारे ऐसे सोशल नेटवर्किंग है जो लोग फार्मर्स, अदरवाइज फार्मर की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कंटिन्यूसली उसको यूज़ करके, और वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लिए हैं, और इस चीज़ को वो लोग अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। उसमें हम लोग कोई चैलेंज नहीं देख। अब एक सवाल और मैं लेना चाहूँगा परवेश जी से, और इसमें एक छोटा रिएक्शन आपसे चाहूँगा कि
टेक्नोलॉजी में खुद को पारंगत करने के लिए या कम से कम खुद को सिखाने के लिए यहाँ की वर्कफोर्स, ये सब कॉन्टिनेंट को आप दूसरों के मुकाबले कैसा कंपेयर करते हैं? मतलब बाहर ग्लोबली, क्योंकि इसका असर पड़ा है, ग्लोबली लोग खुद को तैयार कर रहे हैं, जो अभी तक खुद को डिजिटाइजेशन की तरफ नहीं ले जा पाए थे उनके लिए अब मजबूरी हो गई है। लेकिन इस सब कॉन्टिनेंट में कुछ मुख्तलिफ देखते हैं आप? यहाँ चेंज के लिए लोग रेडिली एग्री कर रहे हैं क्या? Innovation, always breeds, when you have the biggest necessity, and I think India is a classical examples. चाहे वो आप agriculture sector देखें, चाहे retail sector देखें, चाहे textile sector देखें, तो we strongly believe Indian industry, Indian SMEs, culturally in India, हम लोग किसी से पीछे नहीं है, right? I don't think so we find any gap there at all. अगर ये gap होता तो आज इंडिया में जितनी भी लार्ज आईटी कंपनीज हैं, राइट, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, दीज कंपनीज वुड नॉट हैव रियली डेवलप देयर एम्प्लॉइज, टैलेंट, स्किल्स टू हेल्प। एक बात और समझना चाहता हूं मैं आपसे, माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं। बैक एंड हम लोग कितनी तैयारी है हमारी? हम लोग कई बार देखते हैं, हम डिजिटाइजेशन और स्किल्स की बात तो करते हैं, लेकिन कई जगहों पर हम मेट्रोज में देखते हैं कि अगर आप अपने फोन का इस्तेमाल करते हुए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो बफिंग ही होती रहती है। तो बैकएंड आप क्या देख रहे हैं? कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कितना रोबस्ट है या फ्रेजाइल है? कैसा देख रहे हैं आप इस संदर्भ में? आई थिंक 2-3-4 साल पहले आई विल से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर श्योरली फ्रेजाइल था। देयर वाज लॉट ऑफ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट आई थिंक एज नीरज सेड दैट with Jio coming into play, with new technologies like 4G or LTE coming into play, there is a significant improvement. And as we move towards 5G coming into play, we believe that these technologies and platforms will be game changers for strengthening this infrastructure, which will become the backbone of organizations taking their digitization journey, and it will really accelerate in a big way. Great. बहुत बधाई और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि SAP इन तमाम जगहों पर वाकई वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बना पाए, उस तरह का पुश दे पाए इंडस्ट्रीज़ को हिंदुस्तान की जैसी की ज़रूरत है। और अब हेमंत कनौरिया साहब, क्योंकि हम वाइंड अप करने वाले हैं और बहुत सारे वो लोग जो एस्पायर कर रहे हैं या जो अभी शुरू तो कर चुके हैं लेकिन बीच में दुश्वारियां झेल रहे हैं, अगर आप उनके लिए कुछ कहना चाहें। हमारे हिसाब से हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, जो भी बिजनेस में हो या लाइफ में हो। किसी भी तरह के जो बाधाएं आ रही है उसमें कोई ना कोई सब में सोल्यूशन है। जैसे कि बोला जाता है कि जो बीज है उसी में, बीज में ही पेड़ है, और उसी में जो भी फल है उसी के अंदर है। तो उसी तरह से जो भी एडवर्सिटीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसी में अपॉर्चुनिटीज हैं। अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना पड़ेगा उसके अंदर, और पॉजिटिव माइंड सेट से सोल्यूशन यदि फाइंड आउट करें तो सभी जगह से सोल्यूशन है। आज जैसे आपने कहा कि आत्मनिर्भर के बारे में बता रहे हैं, तो खुद पहले आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, राइट। और यदि खुद आत्मनिर्भर हो तो देश को भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे कोरोना में सब आप यदि देखें कि लोग वगैरह कोई मेडिसिन नहीं है, आप जैसे बताए कि वैक्सीनेशन वगैरह अब आ रहा है, लेकिन अब कब तक आएगा, नहीं आएगा, कितना इफेक्टिव होगा, तो मनुष्य को अपने अंदर में ही जाकर अपने इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक हो तो उसको कोरोना वायरस से भय कम रहता है। तो इसी तरह से सबको ही आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, बिजनेस में हो या खुद पर्सनल लाइफ में। कमाल की बात, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आत्मनिर्भर जब आप एक यूनिट के तौर पर होंगे तो आपकी जैसी तमाम यूनिट्स मिलकर अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगी। और ये जंग जिंदगी की हो या इंडस्ट्रीज के तौर पर उद्यम की हो, हथियारों से नहीं हौसले से जीती जाती है। कभी भी समस्याएं छोटी बड़ी नहीं होती, आपका हौसला छोटा या बड़ा होता है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण इंसाइट्स हमारे साथ बांटने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वो तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से वो उद्यमी हों तो बहुत अच्छा, उद्यमी नहीं है तो भी जीवन के लिए एक फलसफा आपसे बातचीत में ज़रूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।